वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो दिस इज द सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग आईआईटी के फर्स्ट यूनिट के कुछ और पीवाईक्यूज कवर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर किए थे। वो वीडियो करीब 1 घंटे का था, वो आप देख सकते हो। बाकी कुछ और क्वेश्चंस पेंडिंग है, वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। हमारे सारे के सारे पीवाईक्यूज तीनों ही चैप्टर के, चैप्टर 1 2 3 के कवर हो जाएंगे। ठीक है, आओ फिर स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। तो चलो, देखो, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन में दिया है, डिस्कस एनी टू सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। तो 1950 से 90 की बात हो रही है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 की बात है। तो चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसके कोई दो फीचर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो देखो, अगर आपको ओवरऑल आइडिया दूं, तो सेकंड चैप्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक तो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को एक लीडिंग रोल मिला था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्वेशन हुई थी कुछ प्रोडक्ट्स की, ताकि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पुश कर पाए, उनको प्रमोट कर पाए। तो ये कुछ कुछ चीजें थी। आपको कोई भी दो पॉइंट्स लिखने हैं तो सिंपल इसमें लिखा है कि पब्लिक सेक्टर वॉज असाइंड अ प्री डोमिनेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। की पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट को एक लीडिंग रोल मिला। और दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर प्रमोटेड विद एन ऑब्जेक्टिव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ही पॉइंट लिख सकते हो। तो आपको जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड पॉइंट्स पता हो सेकंड चैप्टर के, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एनी टू पर्पस फॉर द फाउंडिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995। सो डब्ल्यूटीओ के आपको पर्पस लिखने हैं, फंक्शंस लिखने हैं। तो देखो, डब्ल्यूटीओ जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या काम करेगा? सबसे पहले तो इट एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, सो मल्टीलेटरल ट्रेड को ही एडमिनिस्टर करता है डब्ल्यूटीओ। ठीक है, कि अलग अलग देशों के बीच में जो भी ट्रेडिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, वो अच्छे से हो पाए, विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, इजीली हो पाए। तो वो कौन देखता है? डब्ल्यूटीओ देखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इट एस्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। की कोई भी नेशन अपने हिसाब से रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, इसके लिए एक रूल बेस्ड सिस्टम जो है वो डब्ल्यूटीओ फॉलो करता है। ठीक है, सो आप जो भी पॉइंट्स आपको पता हो डब्ल्यूटीओ के, वो आपके यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, इंडियाज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड was well supported by various tariff and non-tariff barriers. Inward-looking trade policy का मतलब क्या है? It's another name for import substitution. ठीक है, import substitution आपको पता है। So import substitution प्रमोट करने के लिए कुछ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज करे गए थे। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? यस। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, सो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ का मतलब क्या है? तो ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि दिस वाज अचीव्ड थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स मेकिंग इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट। सो टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, टैक्स लगा रहे हैं हम इम्पोर्ट्स पे, ताकि इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो जाएं और एक इकॉनमी फिर इम्पोर्ट कम करेगी। ठीक है, और कुछ होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिसमें हम बात करते हैं कोटास की। ठीक है, कोटास की, जिससे हम क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि हम कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं, उस पर हमने एक लिमिट सेट कर दी है। ठीक है, विद एन एम टू शील्ड द डोमेस्टिक फर्म फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, सो टैरिफ भी और नॉन टैरिफ भी है। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना था सिंपली। ठीक, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, नवरत्न पॉलिसी हैज फैसिलिटेटेड द मेंटेनेंस प्रमोशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो जो नवरत्न पॉलिसी थी, उससे क्या हुआ है, जो पीएसयूज है वो अच्छे से मेंटेन हो पा रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, अच्छे से पीएसयूज वर्क कर पा रहे हैं। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। सो बेसिकली नवरत्न पॉलिसी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने लास्ट पार्ट में कंप्लीट किया था। तो देखो, लिखा है, इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड Government of India devised Navratna policy for PSUs with an objective
सो बेसिकली था क्या कि गवर्नमेंट की कुछ अंडरटेकिंग्स जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रही थी, गवर्नमेंट ने उन्हें एक स्पेशल स्टेटस दिया था, नवरत्न, विनिरत्न और महारत्न का। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, infuse professionalism and enable them to compete more effectively in the liberalized global environment। तो देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करें। आप भी इस तरह से आंसर में लिखा करो। ये आंसर यहाँ पे देने का पर्पस इतना ही है कि आपको समझ में आए लिखना क्या है, और कीवर्ड्स पता चलेंगे तो इन कीवर्ड्स को यूज करना। एग्जैक्ट तो नहीं लिखना है, बट ये कीवर्ड्स लिखोगे तो आपको जो मार्क्स हैं वो बेटर मिल पाएंगे। ठीक है। सो प्रोफेशनलिज्म इंप्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए नवरत्न पॉलिसी आई थी। ठीक है। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट पार्टली डिसइन्वेस्टेड सम पीएसयूज। However, some PSUs were granted greater managerial and operational autonomy कि decisions PSUs खुद से ले सकें, वो एक फ्रीडम मिली थी, ऑटोनॉमी मिली थी। एंड अलाउड PSU टू रेज रिसोर्सेज बाय देमसेल्फ फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट कि कुछ PSUs जिनको हमने स्पेशल स्टेटस दिया था नवरत्न का, वो खुद से फाइनेंशियल मार्केट में फंड्स रेज कर सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको इसमें लिखना है नवरत्न पॉलिसी में। ओके। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, स्यूज कैनाल वॉज यूज्ड एज अ हाईवे बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। तो स्यूज कैनाल फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। स्यूज कैनाल क्या था? एक शॉर्ट रूट था। इंडिया से ब्रिटेन का डिस्टेंस शिप्स के थ्रू हम कवर कर सकते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था स्यूज कैनाल के थ्रू। सो ओपनिंग ऑफ द स्यूज कैनाल provided a direct and shorter trade route for ships operating between Britain and India and avoided the need to sail around Africa। ठीक है। सो एक शॉर्टेस्ट रूट था शिप्स के थ्रू जो ब्रिटेन और इंडिया के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है। तो इसमें लिखा है इट इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड as it reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier। तो ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स के लिए इंडियन मार्केट को एक्सेस करना इजी हो गया था थ्रू स्यूज कैनाल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम आता था। Hence, Suez Canal was used by the colonial government as a highway to transport goods between India and Britain। तो जो भी रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन था, फिनिश गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन था, वो इजी हो गया था थ्रू दिस स्यूज कैनाल। ठीक है। अच्छा, इसका ईयर क्या था? 1 मार्क के लिए याद रखना है। स्यूज कैनाल सेटअप किस ईयर में हुई थी? 1869 में। ठीक है। तो ये ईयर भी याद रखना, 1869। ओके। ये हो गया स्यूज कैनाल के, आपको बेनिफिट्स यहाँ पे लिख दे रहे थे। ओके। देन इसके बाद farm subsidies put a huge burden on the government finances but are necessary for the poor and marginal farmers। मतलब कि सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाता है फार्मर को, तो ऑल्दो गवर्नमेंट के लिए तो एक बर्डन है, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडीज, गवर्नमेंट के लिए तो खर्चा है, बर्डन है, बट जो पुअर फार्मर्स है उनके लिए नेसेसरी है, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। तो बेसिकली यही लिखा है इसमें, इन इंडिया मोस्ट फार्मर्स में नॉट बी एबल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। तो इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन काफ़ी खराब है, पुअर है, तो विदाउट सब्सिडीज तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इनपुट्स को। ठीक है। सो अगर हम सब्सिडीज को एलिमिनेट कर देंगे तो इनकम इनइक्वालिटीज क्रिएट हो जाएंगी, जो कि अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। हेंस टू एंकरेज पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी it becomes imperative to provide subsidies despite subsidies being a huge burden on government finances। कि गवर्नमेंट के लिए भले ही एक बर्डन है, बट पुअर और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए सब्सिडीज बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, तो इसलिए प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। तो सब्सिडीज के फेवर में आपको पॉइंट्स लिखने थे। ओके। देन इसके बाद डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द ग्रोथ जर्नी ऑफ इंडिया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल लिखना है। तो देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है कि लोग अपने घरों से छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप करी हुई हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, इससे कुछ कुछ इनकम जनरेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा कैपिटल भी नहीं लगता है, तो ईजी भी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ जर्नी ऑफ इंडिया। Small scale industries require less capital and are highly labor intensive। लेबर इंटेंसिव यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग लगते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स। दस इन अ लेबर अबंडेंट इकॉनमी जैसे कि इंडिया, SSIs have generated employment opportunities in both rural and urban areas। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक अच्छा सोर्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। इसके बाद लिखा है मोर ओवर SSI have a potential to utilize limited funds more judiciously to generate revenue for their investors
and hence SSI have contributed immensely to the GDP of the Indian economy. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जनरल पॉइंट्स आप खुद से ना लिख सकते हो। ठीक है, एसएसआई के बेनिफिट्स। ओके, देन इसके बाद गोल ऑफ इक्विटी। गोल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है कि जो भी बेनिफिट्स हैं, गुड्स और सर्विसेज हैं, वो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचे। सो गोल ऑफ इक्विटी वॉज fully served by abolition of the intermediaries in the agriculture in the post-independence period of India. चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन। सो देखो, लिखा है गोल ऑफ इक्विटी वॉज फुली सर्व्ड। फुली सर्व्ड का मतलब है कि हमने इंटरमीडिएट्स को अबॉलिश करने के लिए लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे थे। तो उस अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज स्टेप से जो इक्विटी का गोल था, क्या वो पूरी तरह से पूरा हुआ था? फुली सर्व मतलब कि उससे एकदम फुल बेनिफिट मिला था क्या? तो डू यू अग्री? द आंसर इज नो, फुली सर्व नहीं हुआ था, क्योंकि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज के कुछ कुछ लूप होल्स भी थे, है ना, जमींदार ने फायदा उठाया था। तो पूरी तरह से जो गोल था हमारा इक्विटी का, वो पूरा तो नहीं हुआ था। सो द गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुली सर्व्ड बाय अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ठीक है, as in some areas, the zamindars continued to own large area of land by making use of the loopholes in the legislation. तो जो भी लॉ पास हुआ था उसके फायदे उठाए गए थे बाय द जमींदार्स। तो ऐसे केसेस थे जहाँ पे टीनेंट्स को तो एविक्टेड, टीनेंट्स वर एविक्टेड मतलब टीनेंट्स को हटा दिया गया। टीनेंट्स यानी फार्मर्स, फार्मर्स को हटा दिया गया। एंड लैंड ओनर्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर। ठीक है, जो भी जमींदार से उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारी ही जमीन है, हम ही फार्मर्स हैं। ठीक है, इवन व्हेन द टिलर्स गॉट ओनरशिप ऑफ लैंड, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स। तो कुछ केसेस में जिन लैंड बेसिकली जो फार्मर्स थे उनको लैंड प्रोवाइड कर भी दी गई थी, बट स्टिल कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला फार्मर्स को। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए यू नीड इनपुट्स, है ना, वो इनपुट्स तो अवेलेबल थे ही नहीं, तो वो जमीन का करेंगे भी क्या? ठीक है, सो जो गोल था इक्विटी का वो पूरी तरह से सर्व नहीं हुआ था। ठीक है, इट वॉज नॉट फुली सर्व। ओके, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है। ओके, देन इसके बाद इलाबोरेट हाउ द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ इंडिया इम्पैक्टेड द फॉलोइंग। इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि एलपीजी पॉलिसी का इम्पैक्ट बताना है ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में काफी बार कवर किया है, काफी बार क्वेश्चन आ रहा है, आपने चेक किया होगा वीडियो तो आपको पता होगा। सो देखो, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, अगेन एक बार देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लैंड एलपीजी पॉलिसी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय रिफॉर्म प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काफी कम थी। ठीक है, दूसरा, फर्टिलाइजर सब्सिडीज को रिमूव कर दिया गया जिससे इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई। ठीक है, और इसमें आप पॉइंट लिख सकते हो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए कंपटीशन बढ़ गया था, डोमेस्टिक कंपटीशन इंक्रीज हो गया था क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी थी, और हम शिफ्ट हो गए थे फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, जिससे क्या हुआ, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आया रिफॉर्म्स का। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बेसिकली चीपर इंपोर्ट्स की वजह से, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी तो चीपर इंपोर्ट्स की वजह से जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड कम हो गई थी। ठीक है, और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी डेवलप नहीं हो पाया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम थी। ठीक है, तो आपको यही यहाँ पे लिखना है। ओके, देन इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल encouraged colonial exploitation of Indian resources। मतलब रेलवे डेवलप हुए ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो उससे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को एंकरेज किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी फायदा हुआ उससे। तो देखो लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लेते हैं डायरेक्टली कि डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, कमर्शलाइजेशन इजी हो गया था थ्रू रेलवेज, जिससे क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी पे एक एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिला। ठीक है, कि इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो पाया था रॉ मटेरियल का इंडिया से ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से इंडिया फिनिश गुड्स का। सो रेलवेज के थ्रू ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। दूसरा, थ्रू रेलवेज प्राइमरी प्रोडक्ट्स वर ट्रांसपोर्टेड टू नियरेस्ट पोर्ट्स, जिससे क्या हुआ, इंडिया की वेल्थ बाहर जाती जा रही थी। ठीक है, और एक्सपोर्ट सरप्लस जो भी था उससे इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, हेंस बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज वर आउटवेटेड
बाय द कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, तो भले ही रेलवे इंट्रोड्यूस हुए बट उसका बेनिफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही लिया। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ही इंक्रीज हो रहा था। ओके, देन इसके बाद देखो लिखा हुआ है डिफेंड और रिफ्यूट। डिफेंड का मतलब ट्रू, रिफ्यूट का मतलब फॉल्स विद रीजंस। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म encourage the growth of domestic industries but at the same time prove to be an impediment। मतलब क्या है इसका? सो देखो, हाँ इसमें लिखा है डिफेंड और रिफ्यूट द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म एंकरेज द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो ये बेसिकली रिलेटेड है हमारा किससे? लाइसेंसिंग सिस्टम से। ठीक है, लाइसेंसिंग बोल लो। ठीक है, कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को यूज करा। बट एट द सेम टाइम इट प्रूव टू बी इम्पेडिमेंट। मतलब इम्पेडिमेंट मतलब एक तरह से बैरियर की तरह वो देखा गया, बैरियर या ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, सो अब देखा है द गिवन स्टेटमेंट इज डिफेंडेड। ट्रू है ये स्टेटमेंट। सो द लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज यूज टू नर्चर एंड एक्सपेंड द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या है? लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। हाउएवर restrictions on imports distorted consumer sovereignty as producers had no incentive to improve the quality of their goods। ठीक है, आप इसमें लाइसेंसिंग पॉलिसी भी लिख सकते हो और आप इसमें बेसिकली ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी तो एक तरह से प्रोटेक्शन ही तो था, है ना। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोल लो या लाइसेंसिंग बोल लो, तो बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए हमने क्या किया? इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाए। ठीक है, लाइसेंसिंग सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करा, तो उससे क्या हुआ? बेनिफिट तो मिला था डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, इंडस्ट्रीज को, लेकिन साथ में कंपटीशन कम हो गया। अब अगर कंपटीशन नहीं होगा तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हो सकता है बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए, है ना। क्वालिटी के संग कॉम्प्रोमाइज होगा, वो क्वालिटी इंप्रूव करने के बारे में सोचेंगे नहीं क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, इसके साथ साथ एक्सेसिव रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ परमिट लाइसेंस राज prevented certain firms from becoming more efficient and proved to impede the growth of domestic industries। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ही लाइसेंसिंग सिस्टम लग गया था जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेजोरिटी टाइम तो लाइसेंस ऑब्टेन करने में जा रहा था, वो पेपर वर्क में जा रहा था। और फर्दर हम ग्रोथ के लिए कैसे काम करें या प्रोडक्शन कैसे करें उस पर टाइम कम दिया जा रहा था। ठीक है, सो ऑल्दो पॉलिसी बनाई इसलिए गई थी कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर पाए, बट ये जो पॉलिसी थी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट या एक बैरियर की तरह भी वो देखी गई थी। ठीक है, दूसरा है पॉइंट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑल्टर्ड द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमी। तो जो एलपीजी पॉलिसी थी उसने आरबीआई के रोल को ऑल्टर किया, चेंज किया था क्या? बिल्कुल किया था, लिबरलाइजेशन के अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में ऐसा हुआ था। तो दिस स्टेटमेंट इज डिफेंडेड। सो जो आरबीआई का रोल था वो चेंज कर दिया गया था फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। ठीक है, मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर है उनको वो अपने बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हैं, तो ग्रेटर ऑटोनॉमी मिली। ठीक है, और आरबीआई से कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, रोल चेंज हुआ था। ठीक है, ये डन। ओके, देन इसके बाद एक्सप्लेन द चेंजेस दैट वर ऑब्जर्व्ड इन इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा था बट आंसर सेम है। सो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसमें क्या चेंजेस देखने के लिए मिले? सो देख लेते हैं अगेन। लिखा हुआ है देखो, कुछ स्टेट्स थी जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। इन सभी स्टेट्स में देयर वाज अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन स्टेट्स में वर्कफोर्स कम हो गई थी और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में इंक्रीज हुआ था। ठीक है, और सेम टाइम पे उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, इन तीन स्टेट्स में जो वर्कफोर्स थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो आपको स्टेट्स याद रखनी है, सेक्टर याद रखने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो आ रहा है काफी बार, हमने पिछली वीडियो में भी 2 बार ही कवर किया था, अभी भी देखो तीसरी बार हमने देख लिया, तो इम्पोर्टेंट है। ओके, देन इसके बाद अंडर द ब्रिटिश रूल Under the British rule, India underwent systematic economic exploitation with its resources.
and wealth being diverted to Britain justify the statement. So ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया में सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसकी वजह से जो वेल्थ था इंडिया का, ठीक है, जो इनकम था, एक्सपोर्ट सरप्लस था, वो कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में जा रहा था। जस्टिफाई करना है तो बिल्कुल सही बात है। ब्रिटेन ने क्या किया था? ट्रांसफॉर्म कर दिया था कंट्री को इनटू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इंडिया में उसका इन्फ्लो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट सरप्लस को ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए, जैसे कि टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। मतलब जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑफिस सेटअप में जो खर्चे थे उसको मीट आउट करने के लिए हमारे देश का एक्सपोर्ट सरप्लस यूज करा। ठीक है, कोई भी अगर वॉर लड़नी है तो उसके लिए जो खर्चे हो रहे हैं उसमें ये एक्सपोर्ट सरप्लस यूज हो रहा था। और ब्रिटेन इंपोर्ट करा रहा था इनविजिबल आइटम्स को, तो वो इम्पोर्ट भी हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस के थ्रू ही करा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ? इंडियन वेल्थ, इट लेड टू ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ टू ब्रिटेन। ठीक है, सो वेल्थ का क्वेश्चन था। देखो स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे सब में स्टेटमेंट गिवन है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है वर्ड टू वर्ड, और सोचो कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और फिर आंसर लिखना है। आंसर्स रिपीट ही हो रहे हैं, टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, आपने अगर एक एक क्वेश्चन पढ़ा होगा अभी तक। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझना है, मेन पॉइंट ये है कॉन्वेक्स में। ठीक है, चलो इसके बाद डिस्कस ब्रीफली कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टैक्स रिफॉर्म टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म। सो एलपीजी के टाइम पे जो टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे, क्यों हुए, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। सो देखो कॉजेस में लिखा है द कॉजेस ऑफ टैक्स रिफॉर्म इनिशिएटेड ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया were to curb tax evasion, encourage savings and voluntary disclosure of income। तो टैक्स रिफॉर्म आए क्यों थे? क्यों? क्योंकि टैक्स की चोरी हो रही थी, लोग टैक्स पे ही नहीं कर रहे थे। तो टैक्स एवेजन को रोकने के लिए, ठीक है, सेविंग्स को एंकरेज करने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए गए थे। ठीक है, और एडिशनली इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म वर नेसेसिटेटेड टू फैसिलिटेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर कमोडिटीज। तो एक सिंगल मार्केट बने, तो इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स में भी रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, द टैक्स रैशनलाइजेशन ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड। अब देखो जब टैक्स रिफॉर्म्स आ गए उसके बाद क्या इम्पैक्ट रहा, कॉन्सिक्वेंस क्या रहे। तो टैक्स रेट कम कर दिए गए थे अंडर द एलपीजी पॉलिसी। उससे क्या हुआ? लार्जर टैक्स रिवेन्यू रहा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि टैक्स कम होगा तो लोग टैक्स पे करेंगे, तो टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट के लिए तो इंक्रीज होगा। ठीक है, वो एक एम था, बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन दी टैक्स रेवेन्यू। Moreover, tax incentives provided to foreign investors further reduced the scope for raising tax revenue, which adversely impacted developmental and welfare expenditure। तो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट तो कम कर दिए, टैक्स रेट अगर हम कम करेंगे तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम टैक्स ही है, तो टैक्स रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। अब अगर टैक्स रेवेन्यू ही कम है तो गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या वेलफेयर के लिए खर्चा कहाँ से करेगी, है ना? तो डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्सपेंडिचर भी कम हो गए थे। तो ये कॉन्सिक्वेंस आपको इसमें लिखने होते हैं। ओके, ठीक। देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेबलाइजिंग मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स एज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991। सो 1991 बोला है, मतलब कि एलपीजी का क्वेश्चन है। एलपीजी में स्टेबलाइजिंग मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स, हो सकता है आप लोगों ने टॉपिक मिस कर दिया होगा, पढ़ा होगा अगर आपने, बट एलपीजी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही यही है, स्टेबलाइजिंग मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स। ठीक है, देखो स्टेबलाइजिंग मेजर्स क्या थे बेसिकली, एलपीजी पॉलिसी आने के पीछे रीजंस थे, जैसे कि एक तो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पुअर था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, बीओपी में डेफिसिट भी था, ठीक है, डेट भी बहुत सारा ले रखा था, तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से एलपीजी पॉलिसी आई थी। अब स्टेबलाइजिंग मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या हैं? ये गोल्स हैं। ठीक है, कि स्टेबलाइजिंग मेजर्स तो हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। ठीक है, कि हमें शॉर्ट टर्म में क्या क्या चीज़ें करेक्ट करनी है, और स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स। ठीक है, सो स्टेबलाइजिंग में आता है जैसे कि टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बीओपी एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। तो इसमें दो पॉइंट्स हैं कि शॉर्ट टर्म में एक तो गवर्नमेंट को अपने बीओपी के डेफिसिट को करेक्ट करना है, वो एक स्टेबलाइजिंग मेजर है, और दूसरा जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करना है, वो भी एक स्टेबलाइजिंग मेजर है, शॉर्ट टर्म गोल है। ठीक है,
स्ट्रक्चरल की बात करें तो बेसिकली पूरा का पूरा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, लॉन्ग टर्म गोल। It aimed at improving the efficiency of the economy and increasing the international competitiveness by removing the rigidity in various segment of the Indian economy। कि इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी restrictions थी, लाइसेंसिंग सिस्टम था, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल था, उन सबको रिमूव करना है ताकि कंपटीशन बढ़े, एफिशिएंसी इंप्रूव हो, प्रोफेशनलिज्म हमें देखने के लिए मिले। ठीक है, सो स्टेबलाइजिंग एंड स्ट्रक्चरल। ओके, देन इसके बाद स्टेट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ महारत्न एंड मिनी रत्न कंपनी इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। सो कोई आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बुक से। महारत्न में लिखा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मिनी रत्न में लिखा है भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, import substitution policy if not applied carefully can prove to be a double-edged sword for any economy. Do you agree with the given statement? Justify। तो देखो, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी थी कि हमें डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करना है और इंपोर्ट्स को कम करना है। इफ नॉट अप्लाइड केयरफुली, अगर हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को सही से अप्लाई नहीं करेंगे तो इट कैन प्रूव टू बी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब है एक तरह से एक नेगेटिव या एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने ये पॉलिसी सही से अप्लाई नहीं करी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। क्या आप अग्री करते हो? द आंसर इज यस, अग्री करते हैं। तो आपको बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे। सो देखो, पहले तो मीनिंग ही लिखा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन एंड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इतना आप लिख लोगे। अब लिखा है हाउएवर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन में डू मोर हार्म देन गुड। नुकसान ज्यादा हो सकता है। देखो सिंपल चीज है कि अगर हम इंपोर्ट रोक देंगे किसी भी नेशन के साथ तो ऐसा हो सकता है कि आप वो प्रोडक्शन खुद से अपने देश में करो। ठीक है, कि हम किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे, मान लो कंट्री ए है और ये है कंट्री बी। अब हमने कंट्री ए, हमारी अपनी कंट्री है, ठीक है, अब हमने बी से इंपोर्ट करना रोक दिया। तो अब हम खुद से प्रोडक्शन करेंगे। अब खुद से प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, कैसे कर लोगे, है ना। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि जो गुड्स आपको इंपोर्ट कराने में सस्ते पड़ रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कराने में चीप पड़ रहे हैं, वो आप खुद से बनाओगे तो हो सकता है कॉस्टलियर हो जाए। तो आप ही के लिए एज अ कंट्री नुकसान है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप एक कंट्री के संग इंपोर्ट रोक दोगे तो हो सकता है आप उस कंट्री के संग फर्दर ट्रेडिंग कर ही ना पाओ। है ना, कि अगर मैं बी से इंपोर्ट ही नहीं कर रही तो हो सकता है कि बी मेरे से परचेज भी ना करे तो हमारे एक्सपोर्ट भी रुक जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग तो दोनों साइड से होगी ना, तभी तो सही रिलेशन बनेगा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वही लिखा है कि domestic producers in the absence of a competitive market won't have any incentive to improve the quality of their goods। कि एक तो इंपोर्ट कम होंगे तो डोमेस्टिक कंपटीशन कम हो जाएगा, और जब भी कंपटीशन नहीं होता ना तो आप अपने पेस पे काम करते हो, क्वालिटी कैसी भी हो हम बनाएंगे। तो क्वालिटी को ध्यान में ना रखते हुए काम होगा तो क्वालिटी हैम्पर होगी। ठीक है, दूसरा, कंज्यूमर्स में हैव टू परचेज लो क्वालिटी आइटम एट अ हाई प्राइस। ऐसा हो सकता है कि आपको जो आपने खुद से प्रोड्यूस करा है गुड्स वो हायर प्राइस पे मिले, है ना। इंपोर्ट कराने में हो सकता है वही गुड्स चीप पड़ रहे हो, तो वो भी नुकसान है। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला पॉइंट बताया, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपका इसी तरह से बनेगा। ठीक है जी, ओके। ये सारे टॉपिक्स हमने ना वन शॉट वीडियो में कवर किए हैं, जब मैंने पढ़ाया था वन शॉट में तो मैंने सारे टॉपिक कवर किए। वो चेक कर लो, आपका काम हो जाएगा। बाकी तो क्वेश्चंस हम कर ही रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन है, ड्यूरिंग colonial rule in India, sorry, British colonial rule in India resulted into systematic deindustrialization of India indigenous industries. Explain the twofold motive of the British with valid arguments। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने के लिए मिला। तो टू फोल्ड मोटिव क्या था? दो ही पॉइंट हैं टू फोल्ड में। पहला, reduced India to the status of a mere exporter of important raw material for the upcoming modern industries in Britain। ये क्या क्या लिख दिया इतना भारी शब्द। सिंपल पॉइंट लिखा है कि इंडिया जो था वो एक एक्सपोर्टर बन गया था ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, कि इंडिया से ब्रिटेन में रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा था
चीपर रेट्स पे। ठीक है। और दूसरा, ब्रिटेन अपनी इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड्स बनाते थे और इंडिया में इंपोर्ट कराते थे एट हायर प्राइसेस। तो वही लिखा है, इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर देयर फिनिश प्रोडक्ट्स टू इंश्योर द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री। आप इसको सिंपल पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ये तो बस जो आंसर की में गिवन था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बाकी दो ही पॉइंट्स थे, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है। ओके, देन इसके बाद, द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव by the Indian government during 1991 economic reforms involved some major decision making with respect to local industries. Elaborate any two major decisions and their respective impact on the Indian economy. तो क्या लिखा है इसमें कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव, बेसिकली लिबरलाइजेशन के अंडर ही ये रिफॉर्म था, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। तो उसमें कुछ कुछ डिसीजन मेकिंग हुई थी जो कि लोकल इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट में थी। तो आपको बताने हैं यहाँ पे, तो कोई दो पॉइंट बताने। सो लिखा हुआ है इसमें, इट एम्ड एट डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड रिडक्शन ऑफ टेरिफ रेट्स। तो टेरिफ कम कर दिए थे, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम करी थी, ताकि एक्सपोर्ट ड्यूटीज तो रिमूव ही कर दी थी ताकि इजीली हम एक्सपोर्ट कर पाए। ठीक है। तो लिबरलाइजेशन ऑफ दिस पॉलिसी led to an increase in competitive position of Indian goods in the international markets and inflow of foreign investment। ठीक है। सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बेसिकली क्या हुआ था कि एक तो इम्पोर्ट ड्यूटीज को कम किया था, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया था, जो टेरिफ बैरियर्स थे, जो नॉन टेरिफ बैरियर्स थे, उनको रिमूव करा ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ पाए, कंपटीशन बढ़ पाए, है ना, इन्वेस्टमेंट हो पाए, एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर पाए, कैपिटल इंक्रीज हो। तो पॉजिटिव आपको यहाँ पे लिखना है। ओके। देन इसके बाद देखो, अब इसमें लिखा है, सिमिलर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द जीडीपी रिमेन्ड वेरी लो। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो काफी कम था, जस्टिफाइड। तो बिल्कुल सही बात है, आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के ही पॉइंट्स लिखने हैं, हमने ऑलरेडी कवर किए। क्योंकि सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था जिसकी वजह से इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर बना रॉ मटेरियल का और इम्पोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। ठीक है। और हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे पास थी नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफी कम देखने के लिए मिला। ठीक है। तो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर किया था वैसे, देख लेते हैं। द रियल मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल was not to provide basic amenities to the people of India but to subserve various colonial interest। मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो उसका मेन पर्पस इंडिया के लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का पर्पस नहीं था, बट कॉलोनियल इंटरेस्ट एक मोटिव था। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ जैसे कि रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, तो उनका मेन पर्पस क्या था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को ही बेनिफिट मिल पाए। ठीक है। सो रोड्स एंड रेलवेज डेवलप हुए थे जिसके थ्रू जो आर्मी है वो इजीली मूव कर पाए इंडिया से ब्रिटेन के बीच, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाना इजी हो पाए, है ना, टेलीग्राफ के थ्रू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाए इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है। सो रियल मोटिव यही था। ओके। देन नेक्स्ट आता है, ग्लोबलाइजेशन हैज बीन अ प्रोसेस फॉर इंडिया विद ओनली पॉजिटिव रिजल्ट्स। विद ओनली पॉजिटिव रिजल्ट्स मतलब ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं क्या, डिफेंड और रिफ्यूट। तो देखो, ओनली जहां पे भी दिखे तो कुछ आपको सोचना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में ऑलवेज और ओनली, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो थोड़ा ध्यान देना। ओनली नहीं आएगा, देखो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया था ग्लोबलाइजेशन का, तो ये स्टेटमेंट तो रिफ्यूट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट्स। ठीक है। अब पॉजिटिव में क्या था कि एक तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट हुआ जिससे इजी हो गया ग्लोबल मार्केट्स में एक्सेस कर पाना, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का जो मेन बेनिफिट था वो डेवलप्ड कंट्रीज को ही मिलता था, जिसकी वजह से लोगों का वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज हुआ और डिस्पैरिटीज क्रिएट हुई थी। ठीक है, डिस्पैरिटीज क्रिएट हुई, ठीक, इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई थ्रू ग्लोबलाइजेशन। तो नेगेटिव भी थे और पॉजिटिव भी थे, दोनों थे। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट है,
देखो, अगला पॉइंट आता है, एक्सप्लेन द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड का आपको ब्रिटिश रूल के टाइम का आपको बताना है। यहाँ पे ब्रिटिश रूल यानी चैप्टर 1, तो उसमें फॉरेन ट्रेड वाला जो पार्ट था उसमें वॉल्यूम और डायरेक्शन। वॉल्यूम का मतलब कि हम क्या काम कर रहे थे फॉरेन ट्रेड में, तो वॉल्यूम में तो लिखा है ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है। डायरेक्शन का मतलब कि जो फॉरेन ट्रेड था वो किस नेशन के साथ हो रहा था। सो ब्रिटिश मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मोर देन 50% ऑफ द जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो था वो ब्रिटेन के साथ था, और जो रेस्ट था वो अलाउड था विद फ्यू अदर कंट्रीज जैसे कि चाइना, श्रीलंका और ईरान। ठीक है। सो इन के साथ था, तो डायरेक्शनल वॉल्यूम आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है। देन इसके बाद देखो दिया हुआ है, एज पर अ न्यूज रिपोर्ट डेटेड 8 अक्टूबर 2021, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया sold its entire 100% stake in Air India. Tata Sons, the original founder of Air India, won the bid and purchased the airline for 18,000 करोड़। ठीक है। सो पॉइंट क्या है कि 8 अक्टूबर 2021 का ये न्यूज़ है, जिसमें गवर्नमेंट ने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल, स्टेक का मतलब कंट्रोल, एयर इंडिया में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था 100%, वो पूरा का पूरा 100% कंट्रोल गवर्नमेंट ने सेल कर दिया। ठीक है। और टाटा सन्स जो ओरिजिनल फाउंडर है एयर इंडिया के, वो बिड जीत गए एंड परचेज द एयरलाइन फॉर 18,000 करोड़। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा कंट्रोल एयर इंडिया का सेल कर दिया। और वो परचेज किसने कर लिया, एयर इंडिया टाटा सन्स ने। हमें बताना है, आइडेंटिफाई द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा स्टेप लिया है ये हमें बताना है। तो देखो, गवर्नमेंट ने अगर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल, 100% कंट्रोल सेल कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। सिंपल बात, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। दूसरा, स्टेट एनी टू वेज इन विच आइडेंटिफाइड स्टेप कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। दो तरीके बताने जिसके थ्रू ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दो स्टेप कौन कौन से हैं, एक तो बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ही हटा दो कंप्लीट, ओनरशिप में से गवर्नमेंट को हटाई दो, मैनेजमेंट से हटा दो। या दूसरा है सेल ऑफ पीएसयूज, आप डिसइन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कि जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको सेल कर दिया जाए टू द प्राइवेट सेक्टर। तो वो भी एक तरीका है। ठीक है। ओके। तो ये क्वेश्चन देखो, अच्छे तरीका क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए क्या आंसर करना है। ठीक। चलो देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स इन एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि फॉरेन सेक्टर लेड टू एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। सो 1991 के बाद, एलपीजी के बाद, जो एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि फॉरेन सेक्टर में रिफॉर्म्स आए, उससे फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो इंक्रीज हुए थे। जस्टिफाई करना है तो सिंपल, आप इसमें पूरा का पूरा चैप्टर सोच के लिख सकते हो आंसर। एलपीजी पॉलिसी में देखो क्या हुआ था, रुपी को डीवैल्यू किया गया था अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। ठीक है, रुपी डीवैल्यू करोगे तो ऑफकोर्स आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडिया जो है एक्सपोर्टर बन गया ऑफ ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल गुड्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल। इससे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ। ठीक है, और साथ साथ इकॉनमी लिबरलाइज हो गई थी। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी बढ़ा दी गई थी। ठीक है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हुए थे। तो आप इसको पॉइंट्स में लिख देना, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उसके बेसिस पे आपको आंसर फ्रेम करना है। ठीक है। देन नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ डोमिनेंट रोल यानी कि लीडिंग रोल इन इंडियन इकोनॉमी। सो प्लानिंग पीरियड चैप्टर नंबर 2 में पब्लिक सेक्टर को एक लीडिंग रोल मिला। जस्टिफाई द रैशनल बिहाइंड दिस स्टेप। तो देखो, हमें पता है पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट को एक लीडिंग रोल मिला था कि वो इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रही। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं थे। ठीक है, ऑल्सो जो मार्केट थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स कर पाए जिसमें कैपिटल कम लगे। ठीक है, एक तो जो प्राइवेट सेक्टर था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास कैपिटल कम था। दूसरा, उनके लिए एज सच कोई इंसेंटिव नहीं था। और तीसरा, इकोनॉमी जस्ट इंडिपेंडेंट हुई थी, सेटअप हो रही थी। तो उस केस में
प्रॉफिट के लिए ना काम करके सोशल वेलफेयर के लिए काम करना था, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक लीडिंग रोल मिला था। ठीक है, तो ये इसमें आपको लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस। तो अगेन क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। सेल्फ रिलायंस एक गोल था 5 ईयर प्लान का। तो बेसिकली रैशनल क्या था इसका? पहला, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस, कि हम अपनी रिसोर्सेज के लिए फॉरेन नेशंस पे डिपेंड ना रहें। ठीक है, अपनी डोमेस्टिक रिसोर्सेज को ही हम यूज करें। और दूसरा, अगर हम डिपेंड कम होंगे ऑन इम्पोर्ट्स ऑन फॉरेन नेशंस, तो फॉरेन इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे गोल्स थे अंडर सेल्फ रिलायंस। ठीक है, देन इसके बाद एक्सप्लेन हाउ जीएसटी हैज सिंप्लीफाइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सो जीएसटी ने किस तरह से मल्टीपल टैक्सेस को सिंप्लीफाई किया? तो देखो, जीएसटी से पहले, जीएसटी आया था 2017 में। ठीक है, तो 2017 से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जिससे एक कस्टमर पे, एक सिटीजन पे टैक्स बर्डन क्रिएट होता था। बहुत मल्टीपल टाइप के टैक्सेस थे, वैल्यू एड टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स। ठीक है, सो उन सबको हटा के एक सिंगल टैक्स आ गया, जीएसटी। तो जीएसटी के बेनिफिट आपको यहाँ पे लिखने हैं। जीएसटी इज अ सिंगल कॉम्प्रहेंसिव इंडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें क्या है? Tax is imposed on the basis of value addition at each stage of the movement of goods and services। तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, जिससे मल्टीपल टैक्सेस जो थे पहले लगते थे वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इट हैज रिप्लेस्ड लार्ज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवीड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और जीएसटी इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी यानी कि हर एक स्टेट में जीएसटी रेट सेम है, यूनिफॉर्मिटी है। टैक्स बर्डन कम होगा। प्रिवेंट कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि एक के ऊपर एक मल्टीपल टैक्सेस लग रहे हैं, उसको खत्म किया। एंड एनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस दी कंट्री। तो आपको जीएसटी के यहाँ पे बेनिफिट्स लिख देने हैं। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, गिविंग वैलिड रीजंस, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला पॉइंट है, इंडिया फॉलोड अनबैलेंस्ड ग्रोथ ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया ने अनबैलेंस्ड ग्रोथ देखी थी क्या? बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। ठीक है, लिखा हुआ है, इकोनॉमी अंडर द कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन, देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया जो थी एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, और कैपिटल गुड इंडस्ट्री तो हमारे पास थी ही नहीं। ठीक है, और फर्दर मोर द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यूली डिवाइस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो काफी कम था। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा फिर भी सही चल रहा था। ठीक है, सो अनबैलेंस ग्रोथ था, मेजोरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा इतना ग्रो कर नहीं रहा था, कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कम थी। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी बिल्कुल। ठीक है, देन इसके बाद, द इकोनॉमिक पॉलिसीज implemented in India between 1950 to 1990 sought to promote regional equality। मतलब क्या है कि जो सेकंड चैप्टर था 1950 से 1990, उसमें जो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, उससे रीजनल इक्वालिटी प्रमोट हुआ क्या? देखो, पॉलिसीज क्या क्या आई थी हमारे पास। एक तो लाइसेंसिंग सिस्टम आया था। ठीक है, दूसरा हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी आया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था। यही तो पॉलिसीज आई थी सेकंड चैप्टर में। सो उससे रीजनल इक्वालिटी प्रमोट हुआ था क्या? बिल्कुल, लिखा है ट्रू। टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया वॉज मेड ईजियर। ठीक है, एक बैकवर्ड एरिया में लाइसेंस ऑब्टेन करना ईजियर था। और मोर ओवर, टू इंश्योर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, उन यूनिट्स को कंसेशंस भी मिल रहे थे, जैसे कि टैक्स बेनिफिट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो इसमें तो लाइसेंस सिस्टम के बारे में बता दिया है। आप इसके साथ साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि सारी इकोनॉमिक पॉलिसी ये 1950 के बाद ही आई थी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो चीजें। देन इसके बाद है, इंडिया हैज बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग इन पोस्ट 1991 पीरियड। आउटसोर्सिंग का मतलब आपको पता है कि इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बाहर के नेशन आउटसोर्स करते हैं, डेलीगेट करते हैं। तो इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन माना जाता है फॉर आउटसोर्सिंग। यस, ट्रू, क्योंकि इंडिया के पास स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है, चीपर रेट्स पे।
ठीक है, जिसकी वजह से एक आउटसोर्सिंग हब इंडिया बन चुका है। ठीक है, फॉर एमएनसीज। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग क्यों इंडिया में पॉपुलर है वो आपको लिखना है कि एक तो चीप लेबर अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं, तो वो आप लिख सकते हो। ओके, देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स। तो टेरिफ क्या है? टैक्स। ठीक है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है बट इट्स ओके, चलो कोई नहीं। टैक्स बैरियर्स रेफर्स टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स बाय अ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, की इम्पोर्ट्स कम करने के लिए इम्पोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगा दिया जाएगा, दैट इज टैक्स बैरियर, सॉरी टैरिफ बैरियर्स। और नॉन टैरिफ में आती है जैसे कि कोटास, ठीक है, लाइसेंसिंग, तो रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स बाय गवर्नमेंट इन फॉर्म अदर देन टैक्सेस, टैक्सेस के अलावा कोटाज लगाए जा रहे हैं, लाइसेंसिंग लगाई जा रही है इम्पोर्ट्स, ताकि इम्पोर्ट्स हमारे कम हो जाए। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ऑलरेडी हमने कवर किया था पिछली वीडियो में भी। बायलेटरल यानी कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, और मल्टीलेटरल यानी कि ट्रेड बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ शील्ड अगेंस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री। शील्ड का मतलब है प्रोटेक्शन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम दिस लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इलेबोरेटली स्टेप्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? सो देखो, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है कि कुछ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन रिजर्व कर दिया गया था फॉर एसएसआई। ठीक है, उनकी एबिलिटी को देखते हुए कि वो मैन्युफैक्चर कर सकती है या नहीं, तो कुछ प्रोडक्शन तो रिजर्व कर दी एसएसआई के लिए। उसके साथ साथ एसएसआई को गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशन दिए, जैसे कि लोअर एक्साइज ड्यूटी, या लोन आपको इजीली चीप रेट पे मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, तो वो कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, ओके, और बस खत्म। ठीक है जी, तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए लास्ट पार्ट में और इस वाले पार्ट में। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस करा दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, बिकॉज जब मैं पूरी ये पीडीएफ बनाती हूँ तो उसमें मैं हर एक सेट में से, हर एक पेपर में से क्वेश्चंस डालती रहती हूँ जो मैं चैप्टर कवर करने वाली हूँ वीडियो में। सो वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता होता, वो मैं ये वीडियो बनाते टाइम देखती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हैं। तो आपको ही पता लगेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बट आई एम होपिंग कि अगर आप लोगों ने दोनों वीडियोस देख ली तो आपको बहुत हेल्प होगी इन तीनों चैप्टर में। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ नहीं है, हमने सारे कवर कर लिए, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सारे के सारे, बोर्ड क्वेश्चंस मैंने डाल दिए इसी में। ठीक है, कोई क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा, ये क्वेश्चन ईजी है तो उसे छोड़ दिया जाए, नहीं, सब मैंने पीपीटी में सब कवर किया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें क्लियर हुई हो, कुछ हेल्प हुई हो तो कमेंट में बताना, डाउट आया हो किसी पॉइंट पे तो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, चैप्टर नंबर 4 और 5 कवर करेंगे, और बस, थैंक यू सो मच।